एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं द राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998। इससे प्रीवियस वीडियो में 31 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 32 से। सेक्शन 32 बात करता है शुल्क किसके द्वारा देय है, ड्यूटीज बाय होम पेबल। यानी जब दो पार्टीज़ ने रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि स्टाम्प ड्यूटी को पे कौन करेगा और बाई चांस उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में किसके ऊपर लाइबिलिटी होगी कि वो स्टाम्प ड्यूटी को पे करे। तो ये सेक्शन 32 इस बारे में बात करता है। तो जनरल ये है कि मान लीजिए जनरल कोई बॉन्ड है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इंडेमिनिटी से रिलेटेड, मॉर्गेज या रिलीज से रिलेटेड है, तब वो पर्सन उसे स्टाम्प ड्यूटी पे करेगा जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को लिखा है या फिर जिसने या एग्जीक्यूट किया है। चाहे लिखा हो या चाहे एग्जीक्यूट किया हो, वो पर्सन करेगा। और सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हस्तांतरण पत्र यानी कन्वेयंस। अगर नॉर्मल रूल ये होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेलर होता है वो स्टाम्प ड्यूटी पे करता है, लेकिन कन्वेयंस के मामले में ये होता है कि जो परचेजर है, जो गारंटी है, वो इसमें पे करेगा। तो ये इसको स्पेशल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है लीज से रिलेटेड अगर एग्रीमेंट है और तो कौन पे करेगा, तो करेगा लेसी, यानी जो प्रॉपर्टी को ले रहा है। लेकिन अगर वो लीज है काउंटर पार्ट में, तब कौन करेगा, जो प्रॉपर्टी को दे रहा है, यानी लेसर। और बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, तो कौन करेगा, तो दोनों पार्टीज को इक्वल इक्वल करना होगा। और सर्टिफिकेट ऑफ सेल है तो कौन पे करेगा, परचेजर पे करेगा। और अगर पार्टीशन का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो जिसके प्रोपोर्शन में जितना हिस्सा आएगा वो करेगा। और लास्ट पॉइंट है, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है वर्क से रिलेटेड, तब कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। तो ये सेक्शन 32 है। सेक्शन 33 बात करता है ऑब्लिगेशन टू गिव रिसिप्ट इन सर्टन केसेस, कतिपय मामलों में रसीद देने के लिए बाध्यता। तो इसमें ये है कि मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे वो सेल डीड का ट्रांजेक्शन हो, चाहे मॉर्गेज हो या गिफ्ट हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस दे रखी है जिसमें मांगने पर स्टाम्प्ड रिसिप्ट देनी ही होगी। वो उसकी एक लिस्ट 33 में दे रखी है कि मान लीजिए ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश में दे रहे हैं, नगद में दे रहे हैं, और वो अमाउंट जो है 500 से ज़्यादा का है, तब रिसिप्ट देनी होगी अगर डिमांड करे तो। ऑन डिमांड है, सभी चीज़ें ऑन डिमांड ही है, तीनों में डिमांड है। फिर मान लीजिए 5000 से ज़्यादा का कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, तब भी मांगने पर देनी होगी। मान लीजिए कोई डेट है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए और वो 5000 से ज़्यादा का है और मूवेबल प्रॉपर्टी के, तो भी मांगने का। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए अग्नि बीमा प्रीमियम है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो कौन सी राशि कोई भी हो सकती है, जो भी उस टाइम पे चल रही है, कौन बीमा कंपनी के एजेंट के द्वारा मांगी जा सकती है। और ये मैंडेटरी है, ये प्रोविज़न मैंडेटरी है और 1 महीने के भीतर। तो ये वाला प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 34 है पर्सन फ्रॉम होम ड्यूटीज़ ड्यू, व्यक्ति जिससे शुल्क दे है। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब सेक्शन 19, 32 और 33 में डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सा पक्षकार स्टाम्प ड्यूटी को पे करेगा और डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट रूल लागू हो जाएगा और एग्जीक्यूटर जो है उसको पे करना होगा। हमें याद रखना है, एग्जीक्यूटर को पे करना होगा अगर ये तीनों सेक्शन में ही कंक्लूजन नहीं हुआ है। जैसे आपस में एग्रीमेंट कर लिया है या सेक्शन 19 में सॉल्व नहीं हो पाया, 32 में भी नहीं हो पाया, 33 ये जो मैटर्स में नहीं हुआ, तब सेक्शन 34 लगेगी। अब चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एडजुडिकेशन एज टू स्टाम्प, स्टाम्पों के बारे में न्याय निर्णय कौन करेगा। तो सेक्शन 35 बात करता है एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टाम्प, कि कोई प्रॉपर स्टाम्प है या नहीं, उसका एडजुडिकेशन कौन करेगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटेबल हो या नहीं हो, उसका जो भी एडजुडिकेशन है वो कलेक्टर के पास में पावर होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए क्या होगा, कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देनी होगी और इसकी फ़ीस भी दे रखी है बेयर एक्ट में, 500 फीस लगेगी। फिर कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर उसका एग्जामिनेशन कर सकेगा और आगे मना भी कर सकेगा और ड्यूली स्टाम्प्ड का कर सकेगा। ये आगे की जो प्रोसेस दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 36 में। तो सेक्शन 35 में हमने पढ़ा कि एडजुडिकेशन का राइट किसके पास में होगा, 35 में कलेक्टर के पास में होगा और 36 में उसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है।
तो 30 जैसे ही 35 में हमने 500 में एक एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद में कलेक्टर के पास में वो स्टाम्प आया, तो सबसे पहले वो एग्ज़ामिन करेगा कि क्या वो स्टाम्पित है या नहीं, ड्यूली स्टाम्पित है या नहीं, या पूरी जो भी अगर अगर कोई बकाया राशि है तो उसको चुका दिया या कहीं, इन दोनों ही सिचुएशन में एंडोर्स करेगा, लिखेगा पूर्ण रूप से कि राशि चुका दी गई है, और एक फाइनल एक सर्टिफिकेट और एंडोर्समेंट हमें मिल जाएगा। और उसकी लीगल वैलिडिटी क्या होगी, वो एडमिसिबल इन एविडेंस होंगे। और रजिस्ट्रीकरण में उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा उस डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही समझा जाएगा कि ये स्टार्टिंग से ही ड्यूली स्टाम्प्ड था। तो ये दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 मंथ और 3 मंथ वाला क्राइटेरिया दे रखा है, यानी इसमें 2 लिमिटेशन दे रखी है, एक तो 1 मंथ और एक 3 मंथ। 1 मंथ तो तब है अगर वो स्टेट में ही एग्जीक्यूट किया गया है, तो 1 महीने के भीतर भीतर उसे कलेक्टर के समक्ष पेश करना होगा, और आउटसाइड ऑफ स्टेट है तो 3 महीने के भीतर। तो ये दोनों लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है जो 36 में दे रखी है। 35 और 36 में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड, अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो स्टाम्प नहीं किया गया है तो उस डॉक्यूमेंट का क्या करना है। तो सेक्शन 37 बात करता है इम्पाउंड की और एग्जामिनेशन की। इम्पाउंड और एग्जामिनेशन की इसका टाइटल ही इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन कर सकता है, क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या इसमें एक्सेप्शन है, पढ़ते हैं अपन। तो इसमें दे रखा है एवरी पर्सन हैविंग बाय लॉ और कंसेंट ऑफ पार्टीज अथॉरिटी टू रिसीव एविडेंस, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो एविडेंस लेने के लिए अथराइज है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा दे रखा है पब्लिक ऑफिसर। 2 इसमें अथॉरिटी दे रखी है। तो हम समझ सकते हैं अगर साक्ष्य लेने के लिए सक्षम है, यानी वो जज हो सकता है या आर्बिट्रेटर हो सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। क्या कर्तव्य है, इनकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि ये एग्जामिन करे कि कोई इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टाम्प्ड है या नहीं। अगर इनको ये लगता है कि स्टाम्प्ड नहीं है, तब रिटन राइटिंग में इसको लिखेगा और उसके बाद में इम्पाउंड कर लिया जाएगा। कुछ प्रोविज़न दे रखे हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं उनका डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो इम्पाउंड कर सकते हैं और चाहे तो ना करें। हाई कोर्ट जजेस अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। अगर ये डाउट है कि पब्लिक ऑफिस कौन सा है तो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। और कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत करने की कालावधि क्या होगी, अगर राज्य के भीतर निष्पादित है तो 1 मंथ और बाहर है तो 3 मंथ। और कलेक्टर की सुओ मोटो पावर है कि वह किसी भी डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट को अपने पास बुला सकता है, मंगवा सकता है। सेक्शन 38 37 का ही एक्सटेंशन है। उसमें जो ऑफिसर है, इम्पाउंड करने की पावर है जिसे, उसको एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि अगर मान लीजिए अनस्टैम्प्ड रिसिप्ट है और वो रिसिप्ट ऐसी है जो पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड है और उसकी वैल्यू 1 रुपीज़ से एक्सीड है, तब वह उसे इम्पाउंड करने की जगह यह अपेक्षा कर सकता है कि आप जो रिसिप्ट है ड्यूली स्टाम्प्ड रिसिप्ट को पे करें। और ये जो 1 मंथ का लिमिटेशन है वो सेक्शन 37 का है। इसमें ये है अगर स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट किया गया इंस्ट्रूमेंट तो 1 मंथ, और अगर आउटसाइड ऑफ स्टेट है तो 3 मंथ के अंदर आपको कलेक्टर के सामने पेश करना होगा।